नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम प्रधानमंत्री मोदी के संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हुए संबोधन पर ही चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया और यह मौका अहम इसलिए भी था कि भारत अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नॉन परमानेंट मेंबर होने वाला है। जनवरी 2021 से 2 साल के लिए हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर होने वाले हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो बड़ा ही ब्रीफ कंसाइज अभिभाषण दिया है, उसमें सबसे अहम बात क्या कही कि भारत की हमेशा से नीति रही है कि हम जन कल्याण के लिए काम करते हैं। जन कल्याण से जग कल्याण। भारत पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए और जब से अस्तित्व में आया है संयुक्त राष्ट्र, लगातार भारत की सबसे अहम भूमिका रही है। लेकिन नीति निर्धारण में, संयुक्त राष्ट्र के नीति निर्धारण में भारत को निर्णायक भूमिका कब मिलेगी? भारत परमानेंट मेंबर कब बनेगा? अभी हम नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाले हैं जनवरी 2021 से। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर की बात हो शांति दिवस के तौर पर, 21 जून की बात हो योग दिवस के रूप में, अब जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है ये भारत की वजह से। और भारत ने शांति स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हमारे सैनिक मारे गए हैं दूसरे देशों में शांति स्थापित करने के लिए। आतंकवाद का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि खून की नदियां बह रही हैं आतंकवाद के चलते, और इस पर सभी देशों को, पूरे विश्व को मिलकर एक कड़ा संदेश, एक कड़ा रुख अख्तियार करना होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने आज के दौर की बात की। संकट काल है, संक्रमण काल है, आपदा काल है, विपदा काल है, ये कोरोना काल है और इसमें 150 देशों को दवाइयां भेजने का एक लोक कल्याणकारी काम भारत ने किया है। भारत हमेशा दूसरों की मदद करता है जब हम मजबूत भी थे। प्रधानमंत्री ने कहा जब देश, हम सैकड़ों साल गुलाम भी बनकर रहे, लेकिन जब हम मजबूत थे तो हमने किसी को मजबूर नहीं किया और मजबूर होने पर भी हमने शांति स्थापित करने की कोशिश की है। तो प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं। साथ ही साथ देश के अंदर जो रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र जपा जा रहा है उसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, आज उम्मीद यह भी की जा रही थी कि जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया था वही संदेश पूरी दुनिया को भी देंगे। और संदेश क्या दिया था लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने? आतंकवाद और विस्तारवाद, इस पर नकेल कसनी होगी। आतंकवाद, पाकिस्तान लगातार पालता पोसता परोसता है आतंकवाद को। सीधा संदेश था पाकिस्तान के लिए। और विस्तारवाद, आप जानते ही हैं, मई से लगातार विस्तारवादी नीतियों को, अपनी गुस्ताखियों को, अपनी कारगुजारियों को, कारस्तानियों को अंजाम दे रहा है चीन। 15 से 16 जून की दरमियानी रात में हमला किया, हत्या की हमारे 20 सैनिकों की, और अब भी वहां पर टैंकों से लेकर, एंटी टैंक मिसाइलों से लेकर, कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाने से लेकर, आंखें तरेरने से लेकर हर मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है चीन। तो यह उम्मीद भी की जा रही थी कि पाकिस्तान और खास चीन को एक सख्त संदेश दिया जाएगा और पूरी दुनिया के देशों को लामबंद किया जाएगा आतंकवाद और विस्तारवाद पर नकेल कसने के लिए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछूं, उससे पहले प्रधानमंत्री का एक अहम बयान सुनवाते हैं जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया। बीते 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी करते हैं। पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व
कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? एक प्रभावशाली रिस्पांस कहां है? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है? दुनिया को मोदी का संदेश। और महाशक्तियों की लड़ाई में भारत का फायदा या नुकसान? अभी पूरी दुनिया में तनाव है। अमेरिका चाइना में ट्रेड वॉर भी चल रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी दिक्कतें हैं, आतंकवाद और विस्तारवाद। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेठ और 4 खास मेहमान देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड के। मेरे साथ विवेक काटजू, सचिव रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में। स्कंद तयाल, किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने राजनयिक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान, रिटायर्ड, ये आर्मी वाइस चीफ रह चुके हैं। और मेजर जनरल बिशंबर दयाल, रिटायर्ड, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और विवेक काटजू, मैं आपसे शुरू करूंगा। और आज बिल्कुल हम राजनीतिक डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम देश के हितों को साधने की बात कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही बहुत अहम है। निर्णायक भूमिका में भारत कब आएगा? मैं इन हर सवालों पर, इन हर बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। लेकिन पूरे देश को एक उम्मीद यह थी विवेक काटजू कि चीन जो कारगुजारियों को अंजाम दे रहा है, जो विस्तारवादी नीतियों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत अगर मैं कहूं संयुक्त राष्ट्र को, तो उस पंचायत में यह संदेश, यह सख्त संदेश चीन को दिया जाएगा। लेकिन चीन के बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। आप इसे कैसे रीड करते हैं विवेक काटजू? मैं समझता हूं कि आज के दिन या इस पीरियड में चीन के साथ बहुत सेंसिटिव नेगोशिएशन चल रहे हैं। और अगर हमने, और ये द्विपक्षीय चल रहे हैं, आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार कहा है कि इसमें हस्तक्षेप वो कर सकते हैं, मीडिएट कर सकते हैं, दोनों को पास लाने की कोशिश कर सकते हैं, और बहुत महाशक्तियां यही चाहती हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये द्विपक्षीय रूप में ये सुलझ जाए। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम इसके बारे में दुनिया को भी बताएंगे कि चीन क्या कर रहा है। लेकिन जब सेंसिटिव नेगोशिएशन का दौर होता है तो फिर राजनय की मांग ये होती है कि उसको सेंसिटिवली हैंडल करें, आग में तेल नहीं डालें, आग को बुझाने की कोशिश करें। इसके मतलब ये नहीं कि अपने हितों की सुरक्षा ना करें, क्योंकि एक तरफ संदेश दे दिया गया है चीन को और दुनिया को कि जो भी हम तैयारी कर रहे हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा पे वो पूर्ण है। और चीन को पता होना चाहिए कि अब भारत जो है वो उनको वो जो कर रहे हैं वो कबूल नहीं है भारत को। लेकिन ऐसे मामलों में मेरा मानना कि जो भी इंटरलॉक्यूटर है, जो भी देश है, उसको एक बाहर निकलने का भी रास्ता देना चाहिए। अब कभी कभी वो हो जाता है कामयाब। हम बाहर निकलने का रास्ता क्यों दें विवेक काटजू चीन को? चीन डेप्सांग से लेके पेंगोंग त्सो के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी बैंक तक 23 जगह मोर्चे खोले हुए हैं। हम शांति से उसको कबूल करते रहे। नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं अपनी आर्गुमेंट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा जी। देखिए, हार्ड पोजीशन और एक्शन के साथ साथ राजनय की मांग होती है कि अगर लड़ाई हम बिना लड़े जीत जाएं तो सबसे अच्छा है। वो तो चीनी स्ट्रेटेजिस्ट खुद कहते हैं कि सबसे बड़ी विक्ट्री वो है जो बिना लड़े मिल जाए। तो अब हम क्या चाहते हैं? मेरा मानना है कि भारत सरकार को अडिग रहना चाहिए स्टेटस को एंटी के लिए, कि हम जब तक आप अप्रैल की पोजीशन पे वापस नहीं जाएंगे तब तक हमें यह कबूल नहीं है। और 1993 और 96 की जो संधियां हैं, जो अग्रीमेंट्स हैं, उस पर आप LAC मैनेजमेंट पे उस पर आप चीन का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए दुनिया के सामने। नहीं, एक वक्त आता है जब करना चाहिए, लेकिन वो क्या इस पंचायत में करना चाहिए कि आप उनको एक कटघरे में खड़ा कर दें? जब आप बातचीत कर रहे हैं उनके साथ तो फोर्स और ये साथ साथ चलता है। इसके मतलब ये नहीं कि कभी वक्त नहीं आएगा कि
एक्सपोज करने की भी नीति अपनाई जाएगी। लेकिन नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, एक मिनट इस सर, मंच पे ये ठीक नहीं होता जी मेरा जनरल मानना है। कादियान, फेयर पॉइंट सर, मैं इसीलिए एक्सपर्ट्स को बुलाया है, मैं चिल्पॉम बिल्कुल नहीं करता, दर्शकों को समझ में आना चाहिए, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन जनरल कादियान, जब पाकिस्तान की बारी आती है तो हम उसका नाम लेकर उसका पर्दाफाश करते हैं पूरी दुनिया के सामने। कल इमरान खान ने भारत का नाम ले लेकर, अब वो लंपट देश है, इट्स अ रोग नेशन, मैं उसका उदाहरण सिर्फ मैं एक जिक्र कर रहा हूं, उदाहरण नहीं दे रहा हूं, वो भारत के बारे में न जाने क्या क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज हम खामोश क्यों हो जाते हैं? आतंकवाद का भी एक जेनरिक टर्म्स में हमने बातचीत की है। पाकिस्तान के आतंकवाद और चीन के विस्तारवाद की पोल नहीं खोलनी चाहिए क्या हमें, या खोलनी नहीं चाहिए थी क्या? संदीप, देश को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी एजेंसीज होती हैं। सुरक्षा कर्मी, मिलिट्री एक इंस्ट्रूमेंट है, डिप्लोमेसी दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, इसके और बड़े दायरे भी हैं। ये मैं काटजू साहब से पूरा सहमत हूं। जब मैं मिलिट्री मैन के तेरे सोचता हूं तो गुस्सा आता है कि क्यों नहीं बोला गया। लेकिन हम बड़े दायरे की बात करें तो अभी हमारी नीचे लेवल पर मिनिस्टर लेवल तक बातचीत हुई है, लेकिन एपेक्स लेवल प्रधानमंत्री और जीपिंग के बीच बातचीत 6 नवंबर में हो जाएगी, जब G20 की मीटिंग होगी। तो कोई ना कोई रास्ता खुला रहना चाहिए। अगर आप सारे रास्ते बंद कर दो, नहीं, रास्ता बंद क्यों हो जाता है? अगर हम उसकी पोल खोल करें तो रास्ता क्यों बंद होगा? पोल तो दुनिया के सामने वैसे ही खुली हुई है, हमको कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने आज तक चीन का प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया है। विस्तारवाद की बात जरूर की, उसमें भी एक मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूँ जनरल कादियान। हम पाकिस्तान का तो नाम ले लेते हैं, हर बात पर हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर देते हैं, चीन को लेकर हम इतने सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं? ज्यादा जमीन किसके पास है? 43,000 एकड़ जो किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन है वो चीन ने हथियाई हुई है। हम चीन के नाम क्यों नहीं लेते? संदीप, पाकिस्तान एक गैर जिम्मेवार देश है, उसके साथ बातचीत की कोई चांस नहीं है। नॉन स्टार्टर है, बहुत कोशिशें हो चुके हैं, लेकिन जब तक वो आतंकवाद खत्म नहीं करता तो उनका कहना बनता है, पाकिस्तान का नाम लेना बनता है, क्योंकि आतंकवाद से पूरी दुनिया तो तंग आई हुई है। चीन का मामला द्विपक्षीय है। अमेरिका तो पहले ही चाहता है, जैसे काटू साहब ने कहा, कि वो अध्यक्षता करेंगे। हमने नहीं माना है, इसको द्विपक्षीय रहना चाहिए। हमने मिलिटरीली अपने पोजीशन अब मजबूत कर लिए कि हम जो नेगोशिएशन चल रहे हैं उसमें ही मजबूत है। पाकिस्तान के साथ भी तो द्विपक्षीय ही मामला है ना, हम किसी की इंटरवेंशन, इंटरमीडिएशन हम कबूल थोड़ा करते हैं। लेकिन उनके साथ कुछ इंटरमीडिएट बातचीत हो नहीं रही। द्विपक्षीय बातचीत पाकिस्तान करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब तक वो आतंकवाद की गन आपके माथे पर रखे रहेगा, बात नहीं हो सकती। ये तो 2014 में सरकार ने बता दिया था कि दोनों में से एक बात करो, या तो आतंकवाद बंद करो तो बात होगी। जब तक आतंकवाद चलता रहेगा तो बातचीत, तो विस्तारवाद बंद करो वरना बातचीत नहीं होगी। मैं यही स्कंद दयाल साहब, देखिए चीन आज की तारीख में भारत में तो 23 जगह मोर्चा खोल रखा है, लेकिन 15 देशों के साथ उसके विवाद चल रहे हैं। वियतनाम से लेकर, ताइवान से लेकर, हांगकांग से लेकर, साउथ चाइना सी में हर जगह दिक्कतें हैं। भारत क्वाड भी बना रहा है, हम अमेरिका, जापान, इनके साथ बात, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक चौकड़ी भी बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी पंचायत में, संयुक्त राष्ट्र में हम चीन के बारे में ये बातें क्यों ना बोलें? चीन ने सबके साथ पंगा ले रखा, हम चुप क्यों रहे? दुनिया से मदद मांगे, कहें इसको घेरो। ये जो संयुक्त राष्ट्र के माध्यम स्कंद साहब, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं ठीक कराता हूं। यही सवाल जनरल दयाल आपसे। स्कंद साहब, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं ठीक कराता हूं। यही सवाल जनरल दयाल आपसे। चलिए राजनीतिक टिप्पणियां लेता हूं। सम्मित पात्रा, चीन ने इतनी जगह मोर्चे खोल रखे हैं इतने देशों के खिलाफ, तो संयुक्त राष्ट्र में
चीन के खिलाफ पूरी दुनिया को लामबंद करने की बात क्यों ना की जाए, या क्यों नहीं की गई? नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, क्यों ना की जाए, और मुझे लगता है बिल्कुल किया जाना चाहिए और किया जाएगा भी। और देखिए, हर विषय का एक उपयुक्त समय होता है, उपयुक्त प्लेटफॉर्म होता है, और सही समय पर ही सही बात सामने रखी जाती है। देखिए, मेरे से पहले अभी दो एक्सपर्ट्स बोल रहे थे और वो अपने अपने डोमेन के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बड़े स्पष्टता के साथ कहा कि अभी द्विपक्षीय बातचीत चल रही है और बहुत ही सेंसिटिव नेगोशिएशंस चल रही है। ऐसे में ये करना कि प्रधानमंत्री जाके चीन पर हमला बोल दे यूएन में, क्या ये उचित होगा? मुझे लगता है मेरे बोलने से पहले हमने दोनों एक्सपर्ट्स को सुना है और दोनों एक्सपर्ट्स हम सबसे अधिक ज्ञानी हैं। दूसरी बात है, आपने बार बार कहा कि चीन ने इंडिया को घेर रखा है, इसलिए प्रधानमंत्री को चीन को एक्सपोज करना चाहिए। पहले तो मैं कह दूं, भारत कोई असहाय राष्ट्र नहीं है कि चीन ने कुछ दुस्साहस किया तो भारत दौड़ के जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी में होना। मैंने कहा 23 जगह मोर्चे खोल रखे हैं, तो मोर्चे खोल रखे हैं, ठीक है। चीन ने हिंदुस्तान को लेकर 23 जगहों पर मोर्चे खोल रखे हैं, इसलिए हिंदुस्तान को चीन को लेकर यूएन में आज अपने विषय को रखना चाहिए। मेरा यह व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट मानना है कि हिंदुस्तान कोई असहाय राष्ट्र नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अपने विषयों को, हाँ, अपने असलों का इस्तेमाल किए बिना हम इंटरनेशनल हेल्प मांगना शुरू कर देंगे। देखिए, ग्रेडेड अप्रोच होता है। पहले आप बात करते हैं, पहले देश को संबोधित करते हैं, अपने मोर्चों पर डट के खड़े रहते हैं, जो कि हमारे जाबाज सिपाही। मेरे शब्दों को पकड़िए, बड़ा संवेदनशील, बड़ा गंभीर मामला है, शब्दों को पकड़िए। मैंने ये नहीं कहा कि हम दुनिया से मदद मांगे। संवेदनशील मामला को, एक मिनट सुनिए ना संवेद, मैंने ये नहीं कहा कि हम दुनिया से मदद मांगे, हम दुनिया के आगे पोल खोल करें चीन की, मैंने ये कहा। मैं मदद की बात कह ही नहीं रहा हूं। संदीप जी, आपको लगता है कि दुनिया को चीन की वास्तविकता पता नहीं है? क्योंकि आप तो इसी प्रश्न में यह प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि चीन के तो लगभग तमाम जितने बाकी देश हैं उनके साथ भी कोई ना कोई पेंडिंग इश्यूज है। ये पूरा विश्व ऐसा नहीं है कि कुछ जानता नहीं है, ये पूरा विश्व और विश्व के राष्ट्राध्यक्ष सब जानते हैं कौन सा देश कैसा है। मगर जैसा कि मैं कह रहा था, किसी भी विषय को लेकर जब राष्ट्र उद्बोधन करता है यूनाइटेड नेशन में, तो एक ग्रेडेड अप्रोच होता है। देखिए, पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है कि जब हमें आजादी मिली हमने जाके पाकिस्तान के खिलाफ अगले दिन ही बोलना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं, पहले हमने उन्हें स्थान दिया, उन्हें सम्मान दिया, उन्हें मौका दिया, बार बार मौका दिया। प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने तो नवाज शरीफ को घर में इनवाइट भी किया, उनके यहां भी बर्थडे मनाने गए। जब उसके बाद भी पीठ पर छुरा भोंका तो इसी यूनाइटेड नेशन में हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव ने पाकिस्तान को टेररिस्तान तक कहा, मगर ग्रेडेड अप्रोच रहा। पहले दिन टेररिस्तान नहीं कहा, बिल्कुल सही बात है, विषय को उठाते हुए टेररिस्तान का। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, जब देश को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, तो वो विस्तारवाद की बात करते हैं, हम चाइनीज ऐप्स को बैन कर देते हैं, वहां से जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं कई चीजों में, अब 5G स्पेक्ट्रम को लेकर, 5G सेवाओं को लेकर, सोलार पैनल्स को लेकर, वो तमाम चीजें हमने बंद कर दी। तो हम यहां पर यह कह रहे हैं और वहां पर बोलते भी नहीं है कुछ संयुक्त राष्ट्र में। मेरा सवाल यह है, देखिए, मैंने कहा ना, ग्रेडेड अप्रोच होता है। राष्ट्र में किन बातों को उठाना है, किस प्रकार से चाइना को काउंटरैक्ट करना है, किस प्रकार से उनके जो वाणिज्य को रोकना है, ये सब राष्ट्रीय विषय है, हमने वो किया है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पे अभी आपने क्वाड नेशंस के बारे में भी चिंता की। क्वाड नेशंस की मीटिंग हुई, यूएन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इन चारों की मीटिंग हुई और चारों ने किस प्रकार से नाकेबंदी करनी है, घेराबंदी करनी है, वो बात भी की। उसको आपने पब्लिक डोमेन में नहीं रखा। इन सब बहुत सेंसिटिव विषयों को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता है, किंतु जहां तक विश्व को संबोधित करने का विषय है, देखिए, इट्स अ वेल कनेक्टेड वर्ल्ड टुडे। अगर 15 अगस्त को, अभी तो 15 अगस्त गया है, 15 अगस्त या 26 जनवरी को प्रधानमंत्री लाल किला के रैंपर्ट से या 15 अगस्त में यहां से भाषण करते या 26 जनवरी को आपके राजपथ से भाषण करते हैं, तो यह भाषण का गुंजायमान पूरे विश्व में होता है। नहीं, जो देशवासियों को कह रहे हैं वो दुनिया वालों को भी बताएं ना। मेरा सवाल यह है, नहीं, मेरा सवाल तो आज स्पष्ट था कि आज की नीति प्रधानमंत्री का यूएन के ऊपर था।
टुडेज एजेंडा वॉज यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म। भारत आज एक रिफॉर्म्ड कंट्री है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पे आगे बढ़ रहा है। व्हाई नॉट विथ यूएन? यूएन अपने आप में रिफॉर्म मैं उस सवाल पर आऊंगा, वहां का मेन एजेंडा पर पिछले 6 महीनों से और हम कुर्बानी जाया नहीं जाने देंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा था। तो सुप्रिया श्रीनेट, चीन पर कोई बात ना कहना, आतंकवाद के बारे में भी जनरलाइज टर्म में बात करना, आप किस तरह से देख रही हैं इसे? मैं पूरे सर्वसम्मान के साथ कहना चाहती हूं कि करीब 22 मिनट की प्रधानमंत्री जी की स्पीच थी और पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और हम सब लोगों का ये विश्वास था कि प्रधानमंत्री जी पुरजोर तरीके से चीन की हुई घुसपैठ को, चीन की दुष्टता को, हमारे सैनिकों की शहादत को उठाएंगे। ये एक बड़ा संबोधन था। वो 75 साल यूएन पर विश्व को संबोधित कर रहे थे और मुझे ऐसा लगता है उन्होंने एक बहुत बड़ा मौका गंवाया। मैं पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ एक्सपर्ट्स की और मैं पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ सरकार की इस मत की कि उन्होंने नहीं रखा, लेकिन ये बहुत गलत हुआ। अगर आप मुझसे पूछिए, आप डोमेस्टिकली कुछ और कह रहे हैं और बाहर जाकर आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं, आप चीन का नाम लेने से कतराते हैं, आप पार्लियामेंट को बताते हैं कि जो परसेप्शन में डिफरेंस है उसके कारण ये हो रहा है। अरे सैन्य मैप्स पर ये रेखांकित है, वो लोग इसकी रक्षा करते हैं इन रेखाओं की, तो आप तो चीन को एक तरह से क्लीन चिट देने की बात कर देते हैं कि चीन आपको ही कोट करके कहता है कि नहीं हमने तो कोई घुसपैठ नहीं करी। आपके प्रधानमंत्री जी कहते नहीं, हम इंटरमीडिएरीज को न्योता क्यों दें? करने की बात करता है, जो विवेक काटजू भी कह रहे हैं, सुप्रिया, इंटरमीडिएरीज को, मध्यस्थ को न्योता क्यों दें? हम खुद संभाल लेंगे, हम सक्षम हैं। चीन वैसे ही हड़बड़ाया बैठा है, हम खुद संभाल सकते हैं चीन को। हम दुनिया के आगे गुहार क्यों लगाते फिरे? हमें किसी की, बिल्कुल सही, 100% सच बात है। हमें किसी की जरूरत नहीं है अपने और चीन के रिश्ते को सुधारने की या चीन को सबक सिखाने के लिए, जैसे ही हमें किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को आंख दिखाकर सबक सिखाने के लिए। लेकिन हम उनकी दुष्टता का प्रमाण और उनकी दुष्टता की बातें निरंतर एक मंच पे करते हैं वैश्विक स्तर पर, तो चीन का क्यों नहीं करते हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानती कि ये बहुत सेंसिटिव टाइम है जो चीन कर रहा है। अब 6-7 महीने हो गए ये बातें होते हुए, 5 महीने हो गए हैं, हमारी 5-5 कोर लेवल डायलॉग हो चुका है, ऑनवॉय की बातें हो चुकी हैं। अब तो चीन ने दुष्टता का यह प्रमाण दिया है कि जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज का स्टेटमेंट आया 3 दिन पहले, उसमें चीन कहता है डिसएंगेजमेंट और पुल बैक तो तब होगा जब आप कैलाश रेंज से पुल बैक करिएगा। वो शर्तें रख रहा है पुल बैक करने के लिए और हम उसके बारे में बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। तो हम सेम रूल्स क्यों नहीं अप्लाई करते हैं चीन पर? हम पाकिस्तान में किसी की मध्यस्थता चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं चाहते। वो भी हमारा द्विपक्षीय मामला है, हम सुलझाएंगे। वैसे ही हम चीन में मध्यस्थता नहीं चाहते हैं, लेकिन चीन की दुष्टता तो हमें दिखाने की कुवत होनी चाहिए वैश्विक स्तर पर। हम चीन के साथ इतना बेनेवोलेंट बिहेवियर क्यों करते हैं, ये मैं नहीं समझ पाती हूँ। चीन को जिस क्या हम चीन के प्रति एक सेकंड स्तर पे दिखानी पड़ेगी। अभी 2 एक्सपर्ट्स के ओपिनियन और ले लो। स्टार्टअप्स, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं सुप्रिया। अभी स्कंदयाल साहब, हम चीन के प्रति दरियादिली दिखा रहे हैं क्या? सबसे बड़ी पंचायत में चीन का हम जिक्र नहीं करते? हम देशवासियों को विस्तारवाद के बारे में बताते हैं, दुनिया वालों को नहीं बताते हैं। देखिए, जहाँ तक हमारा और चीन का जो बॉर्डर इशू है और जितने मामले हैं, इसमें संयुक्त राष्ट्र का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान के कंपैरिजन भी इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है और कई जगह ह्यूमन राइट्स कमीशन है। जगह जगह हम पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं और यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उनको एक्सपोज करने के लिए और उनके खिलाफ एक्शन। तो वो चीन के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? कर ले उसके लिए। पर चीन और भारत का मामला ये बायलैटरल है, ना संयुक्त राष्ट्र इसमें कुछ कर सकता है, ना उसके 200 मेंबर्स हैं उनको वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अवगत तो करा सकते हैं ना कि चीन ये कर रहा है। अवगत कराने से कोई लाभ नहीं। देखिए, जब शी जिनपिंग ने अपना भाषण दिया, उन्होंने भारत का कोई जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा को रखना चाहिए, तो एक बहुत गंभीर उन्होंने भाषण दिया। उन्हें टूटू मैमे की लेवल पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। मैं आ रहा हूँ, ठीक उन्होंने एक भाषण दिया। और चीन को एक्सपोज तो हम बायलैटरली कर रहे हैं, हमारे सब एम्बेसडर जाके हर जगह ब्रीफ कर रहे हैं और पब्लिकली उसको करने से कोई लाभ नहीं होगा। जैसा विवेक काटजू ने कहा, एक इस तरह का सोल्यूशन निकलना चाहिए जिसमें दोनों देशों का फेस सेविंग हो, दोनों देशों की गरिमा बनी रहे और ये स्टेटस को आंटी एस्टेब्लिश हो।
उसमें वो तो नहीं कर रहा है ना स्कंद दयाल साहब, चीन कहाँ मान रहा है? जो सुप्रिया भी कह रही थी, अब तो वो कैलाश हिल्स की भी बात करने लगा। बहुत लंबा चलेगा आप अभी, ये बहुत लंबा चलेगा ये, पर जो सरकार है हमारी पूरी बहुत सोच समझ के हर कदम उठा रही है। आप ये मत समझिए कि 1 महीने में कुछ फैसला हो जाएगा। पहले भी जो डोकलाम और उन सब पे महीनों लगे हैं। ये समय है, बातचीत हर स्तर पर चल रही है और उस पर कोई बदमजगी नहीं होनी चाहिए और धीरे धीरे एक एक स्टेप करके शांति की तरफ और स्टेटस को आंटी की तरफ बढ़ना होगा। और वहाँ पे गाली गलौज नहीं, वहां बढ़ रहे हैं क्या जनरल दयाल, जनरल बिशंबर दयाल? क्या हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति स्टेटस को एंटे की तरफ बढ़ भी रहे हैं क्या? वो तो नई नई चीजें निकाल रहा है। अगर दक्षिणी पैंगोंग त्सो इलाके में हम ऊंचाइयां कब्जा कर लेते हैं तो वो उत्तरी पैंगोंग त्सो में फिंगर 4 तक आ जाता है, फिंगर 8 तक हमारा इलाका है। डेप्सांग में अंदर घुसपैठ करने की फिराक में वो लगा हुआ है, तो वो मान कहां रहा है? वो यथास्थिति की बात ही कहां कर रहा है? देखिए संदीप, इतना जल्दी चाइना, 1 मिनट जनरल दयाल स्क्रीन पर। हाँ, देखिए चीन इतना जल्दी जो अप्रैल से पहले का स्टेटस है उसकी बात नहीं करेगा, यथास्थिति की बात नहीं करेगा। चीन नोन है फॉर दिस। चीन से डॉजी फाइटर। चीन सिर्फ विश्वासघात ही नहीं करता, ये चीन की स्ट्रैटेजी है कि आप एक एरिया में घुसपैठ कीजिए, बैठिए, बातें करते रहिए, लंबी बात इतनी लंबी तक ले जाइए और हमारी डेमोक्रेसी की कुछ वीकनेसेस है जो चीन फिर एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो अब शायद चीन उससे फंसा हुआ है, अब नहीं निकल सकता उसमें से, कि भारत भी जानता है हम इस मुद्दे से नहीं हट सकते। और देखिए एक बात और, ये यूनाइटेड नेशंस का एनुअल सेशन है, 75th सेशन था, मैं सबके साथ सहमत हूँ। एक बहुत अच्छी बात थी, अब ये सेशन है स्टेट्समैन लाइक इंडिया, एक बहुत डिफरेंट कंट्री है, चाइना की तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है यूनाइटेड नेशन की मर्यादा का बार बार चाइना का नाम लेके नहीं सकता। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो आज दुनिया के मुद्दे हैं, उनमें चाइना गिरता है, उनको कोई नहीं बोलता। मुद्दे हैं विस्तारवाद, इस तरह का नहीं, मुद्दे हैं ट्रेड पॉलिसी, जो आज दुनिया में छोटे छोटे मुल्क जो ट्रेड स्ट्रैटेजी है बड़े मुल्कों की, उसमें अमेरिका हुआ, उसमें चाइना हुआ, उससे फंस रहे हैं। ये जो छोटी छोटी कंट्री इनके कर्जों बन रहे हैं, जो इनके सपोर्टर बन जाएंगे, जो एक कंट्रीज टूट जाएंगी, इनका भी तो कोई हिमायत होना चाहिए। भारत एक इंडिपेंडेंट, भारत ने एक नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट की थी आज से 70 साल पहले, उसमें बहुत दम था बातों के लिए। तो मैं सिर्फ उतनी शिकायत है, बाकी बहुत अच्छा भाषण है। और आज के दिन चीन को, तो अगर चीन को बोलना था पॉलिटिकल प्रेशर डालना, तो नेम एंड शेम करने की जरूरत नहीं थी, आप ये कह रहे हैं। अब पहले आप पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन आते ना संदीप, पहले आप जैसे पत्रकार जोर देते हैं कि भारत की पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करे कि चाइना इज एग्रेसर और चाइना की एक टाइम बाउंड पिवट तो करे। हम पार्लियामेंट में नहीं कर रहे, हम उस सेंसिटिविटी, जो मेरे दोस्त कह रहे हैं कि हम उस सेंसिटिविटी वार्तालाप से निकल जाएगा, हम नहीं भड़काना चाहते। हमारे और चाइना के रिश्ते हम एक लेवल के नहीं खराब करना चाहते, एक इंडो चाइना के लिए छोड़ना चाहते हैं, बार बार हम ही कहते हैं, मान गया मैं। लेकिन और जो दुनिया में आज कोविड में भी जो हुआ है, उसमें भी पूरे वर्ल्ड के, आई एम डिसअपॉइंटेड कि कंप्लीट वर्ल्ड लीडरशिप जो तुम कर रही है, लेकिन मुद्दों को 75th ईयर में, तो असल मुद्दों को 75वें साल में नहीं उठाया जा रहा। और यहाँ पर एक मिनट विवेक काटजू साहब स्क्रीन पर। विवेक काटजू, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने पूरी एक पृष्ठभूमि पूरी दुनिया को बताई, जब से यूएन की स्थापना हुई, भारत का योगदान क्या रहा है, जन कल्याण से लेकर जग कल्याण की नीति पर हम कैसे चलते रहे हैं, हमने सेल्फलेस सर्विस कैसे दी है, हमारे बहादुर लोगों ने शांति स्थापित करने के लिए जान न्यौछावर की है देश के अलग अलग हिस्सों में। 150 देशों को हमने कोरोना के लिए दवाइयां भेजी हैं, अब वैक्सीन को लेकर भी ज्यादातर टेस्टिंग तो भारत में होंगी। तो उस संदर्भ में प्रधानमंत्री का यह कहना कि यूएन में नीति निर्धारण में भारत की निर्णायक भूमिका नहीं है, यह भी अपने आप में चीन पर एक निशाना था। क्योंकि हम परमानेंट मेंबर्स की बात करें, हम 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर होने वाले हैं जनवरी 2021 से, लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया और फ्रांस, उसमें चीन है, चीन नीति निर्धारण में है और हम नहीं हैं। यह भी एक सोची समझी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक मूव थी क्या प्रधानमंत्री की? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो एक वास्तविकता है उसका वर्णन किया, ये हम नहीं है, ये वाकई
अब सवाल ये उठता है क्या हमें होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। और दुनिया ये मानती है कि आज भारत का एक स्टेटस है जो उसको परमानेंट मेंबरशिप यूएन का काबिल बनाता है और वहां पर उसका स्थान है। लेकिन हमें ये भी मान के चलना चाहिए कि जो 5 चौधरी इस वक्त वहां बैठे हुए हैं, खास तौर से चीन और रशिया, इसमें मैं रशिया को भी शामिल बिल्कुल करता हूं। रशिया कहे जो भी कहे, स्कंद बैठे हैं, शायद स्कंद मुझसे एग्री करें ना करें, लेकिन रशिया भी इस वक्त नहीं चाहता है कोई और आए। हाँ, सबसे वीक वहां पे पोजीशन है ब्रिटेन, यूके की, ब्रिटेन की और फ्रांस की। तो वो चाहेंगे कि कुछ हो जाए, क्योंकि उनका जो अब वो वर्ल्ड पावर नहीं रहे जो वो थे जब उनका एक साम्राज्य, दोनों के साम्राज्य थे, लेकिन अब उनकी स्थिति अलग है। तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो एक खूबसूरती से उन्होंने इशारा कर दिया कि देखिए हम नहीं है, और इसका जो अनसेट पोर्शन है कि हमें होना चाहिए, इसमें कोई नहीं। अच्छा, मैं चाहता हूं अगर आप इजाजत दें तो मैं आधा मिनट और लेना प्लीज सर, प्लीज। देखिए मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर जब 75th एनिवर्सरी सेशन हो रहा है तो वहां पर बहुत गंभीर बातें होती, वहां छिछोरी बातें नहीं होती हैं। हम जो इमरान खान बोले उस पे सब लोग राजनयिक जो हैं वो अलग जाके सब आपस में हंसेंगे कि भाई क्या ये मंच है, इस पे जो वो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। और ये पहली बार नहीं किया, ये पिछले साल भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, प्रधानमंत्री ने उनका नाम नहीं लिया, बिल्कुल ठीक, आतंकवाद पे बोले, और उस इमरान खान का रिप्लाई किसने दिया? हमारे एक जूनियर डिप्लोमेट ने, कि तुम्हारी औकात यही है कि हम तुम्हें इस लेवल पर बताएं। हम नहीं रेस करते हैं ये सब कश्मीर और ये पाकिस्तान करता है, तो उसका राइट ऑफ रिप्लाई फिर दिया जाता है। अब यहां पर क्या सवाल उठाने थे? आजकल जो आपने जो क्लिप, एक छोटा आधे मिनट का क्लिप प्रधानमंत्री का प्ले किया, बिल्कुल ठीक है। आज के दिन दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मेरा मानना है भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो कोविड की, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बिल्कुल लाजमी है। अब मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं हुआ तो फिर हम दुनिया इससे आसानी से निपट नहीं पाएगी। उसको उजागर करना है कि यहां पर सहयोग की जरूरत है। नहीं, तो सहयोग में मैं थोड़ी आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। स्कंद दयाल साहब, सहयोग की बात जो है ना, मैं मदद की बात नहीं कर रहा हूं, सहयोग। और ये जो मैंने वियतनाम और ताइवान, ऑस्ट्रेलिया से भी दिक्कतें, साउथ चाइना सी में जो दिक्कतें हैं, और ट्रेड वॉर भी चल रहा है, चीन को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने के लिए तो एक इशारा होना चाहिए था कि नहीं? देखिए, चीन दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सब देशों का उसके साथ इतना जबरदस्त व्यापार है। हमें ज्यादा विजुअल थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। मैं आपको भी कहूँगा, दर्शकों को भी कहूँगा कि जो देश कुछ भी करे, पर अमेरिका का भी ट्रेड चाइना से बढ़ रहा है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो रियलिटी ये है कि चाइना के साथ ट्रेड हम भी अभी कम नहीं कर पा रहे हैं। एपीआई का क्या होगा? तो ये सब एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। पर अच्छी बात यह है कि दुनिया के जितने देश हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, वियतनाम हो, जापान हो, अमेरिका हो, भारत हो, उनको ये समझ में आ गया है कि चाइना की नीयत ठीक नहीं है और चाइना धीरे धीरे पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करना चाहता है, मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है। तो हम समय रहते कदम उठाएं कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना हो जो अमेरिका कोशिश कर रहा है और यूरोप कोशिश कर रहा है। तो ये जो डाइवर्जन होगा चाइना के साथ, इससे समय लगेगा। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। और सर, आप करियर डिप्लोमेट रहे हैं, नुआंसेस और शब्दों का चयन आप बहुत सोच समझ कर करते हैं। मैं बिल्कुल एक आम दर्शक को बात समझ में आए, बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं। क्या आप ये कह रहे हैं कि अभी वो वक्त नहीं आया है कि हम हेड ऑन ले सके चीन को? अभी हम चाहे ऐप बैन कर दें पर ट्रेड फिर से बढ़ने लगा, अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी हम सीधी टक्कर नहीं ले सकते चीन से, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, चाइना के खिलाफ सॉल्यूशन भारत लीड नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, वो केवल अमेरिका कर सकता है। अभी देखिए, ट्रंप जीत के वापस आते हैं, नहीं आते हैं, बाइडेन क्या करते हैं, पर भारत को खुलेआम चीन के सामने एक सॉल्यूशन, एंटी सॉल्यूशन लीड करने की स्थिति में नहीं आना चाहिए। देखिए, वो एक सुपर पावर बनने वाला है।
आपके बॉर्डर पर है, बहुत सोच समझकर, क्योंकि कोई भी नीति हम अपनाएंगे उसका डिकेड तक भारत के ऊपर असर पड़ेगा। प्रयास यही होना चाहिए कि चाइना के साथ ये सब संभल जाए, और शी जिनपिंग ने भी अपने स्टेटमेंट में भारत का कोई नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने आज तक किसी स्टेटमेंट में चाइना का नाम नहीं लिया है, मैं समझता हूँ। और हर स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि चाइना और भारत के जो साझा स्टेटमेंट हैं उनमें हमेशा कहा गया है कि दोनों राजनेताओं के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ वही फाउंडेशन है, वही बेसिस है। अभी ओपन डिक्लेरेशन ऑफ एनिमोसिटी, बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने बात समझाई है स्कंदयाल साहब। तो संबित पात्रा, मतलब लंबे संघर्ष के लिए देश को तैयार रहना चाहिए। ये तकरार लंबी है, अभी सीधे दो हाथ नहीं हो सकते। देखिए, 2-3 विषय है। आप याद करिए, यहाँ बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, और ये जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं ये कोई साधारण एक्सपर्ट नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के गिने चुने एक्सपर्ट्स को आपने आज बुलाया है, बधाई आपको। देखिए, एक बड़ी बात है, डोकलाम का जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो लगभग 70 दिन से अधिक डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था। उस समय चीन के ग्लोबल टाइम्स और चीन ने भारत के विरुद्ध में बोलना शुरू कर दिया था, और नित दिन वो बोलते थे। मगर भारत ने इस प्रकार का उस समय व्यू रचना की थी कि भारत चीन के खिलाफ नहीं बोलता था। भारत वहां पर डट के बैठा हुआ था, भारत पीछे नहीं हटने को तैयार था, और भारत ने अपने विषय को बहुत मजबूती के साथ रखा था, मगर बोलना नहीं। भारत ने कहीं नहीं कुछ बोला। आप पूछिए एक्सपर्ट से, उस विषय को भारत की मैच्योरिटी और चाइना की इमेच्योरिटी के रूप में देखा। चाइना के मामले में बोलता रहा कि अंत में उसको चाइना के मामले में मैच्योरिटी की बात आने लगती है, संवेदनशीलता की। पाकिस्तान कारगुजारी करता, हम कहते हैं घर में घुसकर मारेंगे, और घर में घुसकर मारते भी हैं। ये फर्क क्यों है? देखिए, पहली बात तो आप समझ लीजिए, आतंकवाद और विस्तारवाद ये दो अलग अलग चीज हैं। आतंकवाद को लेकर आपने कहा कि आतंकवाद पर तो यूनाइटेड नेशन में बात हो सकती है, विस्तारवाद पे क्यों नहीं बोला? देखिए, आतंकवाद में यूनाइटेड नेशन में आज तक डेफिनेशन नहीं आया है, और आज एक तरह से आप मान लीजिए, जब यूनाइटेड नेशन में जाके एक बोल्ड भाषण प्रधानमंत्री ने दिया है तो यूनाइटेड नेशन को सजग भी किया कि बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स आपके अंदर हो जाने चाहिए थे। ये 75th ईयर है, फिर भी आपने आतंकवाद को डिफाइन नहीं किया। कोरोना काल में सामूहिक रूप से काम करने की क्षमता आप में नहीं है। वहीं विस्तारवाद को लेकर, ये हमारा आतंकवाद पूरे विश्व का विषय है, और अगर हमारे टेरिटरी में विस्तारवाद को लेकर कोई दूसरा देश घुसता है तो हमारी सरकार में, हमारी जनता में और हमारी आर्मी में इतना कुवत है कि बिना किसी की मदद लिए इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट टू डिफेंड इटसेल्फ। हम खुद डिफेंड कर सकते हैं। और अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमने घर में घुसकर मारा, अंत में नहीं नहीं, आतंकवाद में पूछिए आप एक्सपर्ट से, मैं बैठा हूं। हमने मदद मांगी है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि यूनाइटेड नेशन आतंकवाद को डिफाइन करे, और मोदी जी ने इसी यूनाइटेड नेशन में आतंकवादी हरकतें करता है तो घर में घुस के मारते हैं। 9/11 सर मैं एक सेकंड में कंप्लीट करूं। देखिए, आतंकवाद में यूनाइटेड नेशन में बात इसलिए रखी जाती है क्योंकि डेफिनेशन पहले आना चाहिए। दूसरा, मोदी जी ने बार बार कहा है, वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो 9/11 तक आतंकवाद को तो कुछ मानती नहीं थी, वो मानती थी ये भारत का प्रॉब्लम है। 9/11 के बाद वे भी जग गए हैं, इस विषय को रखते थे, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। दूसरी बात है, आपने कहा हम वहां तो घर में घुस के मारते हैं, चाइना के साथ क्या करते हैं? किसने कहा हम वहां नहीं मारते हैं? ये अभी जो हमारे 20 जवान बिहार रेजिमेंट के जिनको शहादत मिली, तो मोदी जी ने कहा ना कि मारते मारते शहादत को प्राप्त हुए हैं। आपको क्या लगता है मारा नहीं है? वो कबर तो आप भी दिखा रहे थे। लगभग 100 PLA के जवानों को, मैं तो उनको जवान नहीं कहता हूं, हैवान कहता हूं, उनको मारा है ना। हम भी घर में घुस के मारते हैं, अगर वो मारेंगे तो हम भी घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, और अंत कर रहा हूं 10 सेकंड में आपसे अनुमति लेके। अगर मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा आपसे अनुमति लेके, 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं। देखिए, क्योंकि सुप्रिया सिन्हा जी ने यहां कहा कि वाई वी शो सच अमाउंट ऑफ बेनिवोलेंस टू चाइना, हम ये दया दृष्टि चाइना को क्यों दिखाते हैं? देखिए, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन चाइना ने हिंदुस्तान का हड़पा है या इंडिया ने सरेंडर किया है, वो तो हमारे समय नहीं हुआ है। उसके बावजूद आप एक स्पीच दिखा दीजिए जिसमें जाके कांग्रेस पार्टी के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री चाइना के खिलाफ बेनिवोलेंट नहीं, बहुत बुरी तरीके से डांट वांट रहे होंगे कि चाइना ने हमारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का जमीन ले लिया। आपने सवाल पूछा, सुप्रिया रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये इस तरह के बचकाने सवालों का मुद्दा नहीं, लेकिन इसका मैं जवाब दूंगी। मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। आज एक बहुत बड़ी चीज हुई है
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी डॉक्टर पात्रा ने ये माना, उन्होंने बोलते बोलते कहा कि जब दूसरा देश हमारे यहाँ घुसता है तो हमारी अपनी कुवत है कि हम उनको निकाल सकते हैं। चलिए, उन्होंने माना कि चाइना घुसा हुआ है, क्योंकि अभी तक तो ये मानने को तैयार ही नहीं थे, जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री तक ने ये बात मान ली थी। ये लोग हर तरह का दुष्प्रचार करते थे इस पर। इन्होंने माना, मेरी आशा है समस्या हल होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि विस्तारवाद और टेररिज्म में हम इस समय कैसे फर्क कर सकते हैं, जरा आप मुझे समझाइएगा। 50 सालों में पहली बार उस बॉर्डर पे कॉम्बैट कैजुअलिटी हुई है, 20 सैनिकों की शहादत हुई है, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर लेवल, वो कर्नल थे संतोष बाबू, जिनकी शहादत हुई है, उस तरह की शहादत हुई है, और फिर भी हम चीन का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरा चीज, डोकलाम का इन्होंने वर्णन किया। डोकलाम में एक बात याद रखिएगा, हमसे गलती हुई है डोकलाम में। हाँ, फ्लैश पॉइंट से हम पीछे हुए, लेकिन उस प्लेटो पर आज भी चीन ने फोर्टिफिकेशन करके डटा बैठा हुआ है। चीन हमारी जमीन पर कब्जा किए बैठा है। एक मिनट, सुप्रिया, आपके प्रधानमंत्रियों ने, वो देश के भी थे, पर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों ने चीन के सामने नाम लेकर कब इस बात का जिक्र किया कि आपके पास हमारी इतनी जमीन है, वो दीजिए वापस? मैं उस सवाल का जवाब देने से पहले एक बात और कह दूं। जब राजनाथ सिंह जी पूरे देश के पार्लियामेंट के सामने एक स्टेटमेंट पढ़ रहे थे चाइना पर, तो मोदी जी ने वहां पर प्रेजेंट होना भी जरूरी नहीं समझा। तो इससे ज्यादा जरूरी काम उस दिन क्या हो सकता था, ये खैर मेरी समझ से परे है। अब आप कांग्रेस की बात करते हैं, ऐसा है कि कौन अपने नेबर से, मुझे लगता है मोदी जी ने भी कोशिश करी, और मैं इस कोशिश को सराहती हूं। उन्होंने कोशिश करी कि चीन के साथ दोस्ती बन जाए, मैत्री का व्यवहार बन जाए, हर प्रधानमंत्री ने यह कोशिश करी, लेकिन चीन को हमने लगातार गलत आंका, और मोदी जी को शायद पहले वाले प्रधानमंत्रियों की गलती से सीख लेना चाहिए था। वो तो इतनी प्रगाढ़ता, इतनी मित्रता, 18 बार उनके साथ मुलाकातें, साबरमती में झूला, महाबलीपुरम, सब कुछ करते रहे, और चीन हमारी पीठ पर छुरा घोंपता गया। अगर ये कहते हैं कि कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों से गलती हुई, तो भाई आपने तो उस गलती को दोहराकर और भी बड़ी सजा अब 2 मिनट बचे हैं, दोनों जनरल स्क्रीन पर। 1 मिनट सुप्रिया, आई ओनली हैव 2 मिनट्स नाउ। जनरल कादयान, ये आतंकवाद और विस्तारवाद में हमें ऐसे फर्क करना चाहिए क्या कि आतंकवाद पर सीधा बोल देंगे, पोल खोल देंगे, विस्तारवाद पर अभी चलो बातचीत करते हैं? संदीप, दोनों में फर्क है, और ये फर्क है कि आतंकवाद में पूरी दुनिया को दिलचस्पी है, इसका असर बहुत मुल्कों पर पड़ चुका है। जहाँ तक ये लद्दाख का सवाल है, हमारे लिए बड़ा अहम है, लेकिन दुनिया के लिए एक पहाड़ का कोना है। दुनिया की दिलचस्पी उतनी नहीं है, विजिबिलिटी उतनी नहीं है। दूसरा, एक पुराने अमेरिकन प्रेसिडेंट की कहावत है जो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कहा था कि यूज सॉफ्ट वर्ड बट कैरी ए बिग स्टिक। जब भारत उनकी कंपनियों पर बंदिश लगाता है, इन्वेस्टमेंट को रोकता है, वो स्टिक मजबूत हो रही है। जब हम पहाड़ियों पर कब्जा करते हैं, फिंगर 4 के ऊपर की पहाड़ी पर भी हम कब्जा करते हैं, वो हम स्टिक मजबूत कर रहे हैं। आप अगर यूएन में बोल भी देते तो क्या असर होता उसका, सिवाय इसके कि हम अपनी बेबसी जाहिर करते, हल कुछ नहीं निकलने वाला था। जनरल दयाल, ठीक है सर, जनरल दयाल, आप जनरल कादयान जरा जारी रखिएगा, फोन में थोड़ी दिक्कत आ रही है जहां जनरल दयाल बैठे हैं। आप अपनी बात मैंने बल्कि बीच में काट भी दी थी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर प्रधानमंत्री जी यूनाइटेड नेशन में, जो कि एक विश्व का फोरम है, 193 मेंबर है वहां पर, आज वो विश्व के नेता के दर्जे से अपना भाषण दे, अगर आप ये बोल भी देते कि चीन ने लद्दाख में हमारे इलाके पर कब्जा किया है, तो क्या दुनिया उसको वापस दिलवा दे? वो वापस मिलेगा तो नेगोशिएशन से। नेगोशिएशन कामयाब जब होगी जब आपकी स्टिक मजबूत होगी। वो हम कर रहे हैं धीरे धीरे, वो ट्रेड के मामले में भी और मिलिटरीली भी। नहीं, ट्रेड दोबारा से थोड़ा ऊपर चढ़ गया है सर, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स फिर से बढ़ने लगे हैं चीन के साथ, वो इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। तो आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन के 75वें अधिवेशन में, सालाना अधिवेशन में दुनिया को संबोधित किया, जन कल्याण से जग कल्याण की बातें की हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया है। खास चीन का, पाकिस्तान का आतंकवाद का तो जिक्र हुआ है, लेकिन उसके पीछे इसीलिए देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स को मैंने बुलाया आपके सामने वो विश्लेषण कर सके। बाकी आप फैसला ले सकते हैं, आप खुद भी समझदार हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। सबसे